हेलो नमस्कार आप सभी प्यारे साथियों को। मैं आपका भाई विवेक पांडे। सीखो सीरीज में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। फटाफट से आ जाइए लाइव और शुरू करते हैं अपनी आज की प्यारी सी क्लास को। प्यारे साथियों, आज मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार चैप्टर लिया है, सर्वनाम। जैसा कि आप जानते हैं कि बीच बीच में वीडियो सेशन में मैंने थोड़ा बहुत परिवर्तन करके आप लोगों को सेशन कराना शुरू किया है। तो इसमें मैंने चैप्टर वाइज के हिसाब से चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ना पसंद किया कि भाई हम लोग कॉन्सेप्ट को एमसीक्यू के फॉर्मेट में समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं क्या है इसमें कुछ खास कुछ नया। ये रहा हमारा टेलीग्राम, और इसको आप लोग क्यूआर के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं स्कैन करके। इसको इंस्टाग्राम को आप विवेक सर डॉट ऑफिशियल जैसे लिखा हुआ है ऐसे सर्च कर सकते हैं डायरेक्टली। अदरवाइज आप इसको क्यूआर को स्कैन करिए और मुझे डायरेक्टली आप फॉलो कर सकते हैं। आइए पहला सवाल देखिएगा क्या कह रहे हैं। कहते हैं कि इनमें से उपयुक्त सर्वनाम की परिभाषा कौन सी है। तो भैया सर्वनाम को अगर आप थोड़ा सा समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, तो सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। सर्वधन नाम। जिन लोगों को सर्वनाम को लेकर के थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगी, आज के इस पूरे सेशन से वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी प्रॉपरली एकदम अच्छे से। आप बस 45 मिनट तक 40 मिनट तक मेरे साथ बने रहिए, मैं ईमानदारी से इसको सिखा दूंगा। सर्व का मतलब होता है सबका, और नाम मतलब होता है संज्ञा। अच्छा एक चीज और समझिए, दुनिया में जितने भी नाम हैं सब क्या है? संज्ञा है। दरअसल इसको संज्ञा नहीं संज्ञा पढ़ा जाना चाहिए। यह जो ज्ञा है इसका हम लोग गलत उच्चारण करते हैं। अगर हम इसे ज्ञा कहेंगे तो इसका निर्माण ग और या से हुआ होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ है ना। ये बात हम सबको बढ़िया से पता है। तो इसका उच्चारण कैसे हुआ है? ज और इया से। तो जिस प्रकार इसकी निर्माण प्रक्रिया है हमें उसी प्रकार से इसको उच्चारित करना चाहिए, ज्या। यानी कि संज्ञा के बदले में प्रयोग होने वाले शब्दों को ही हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। एग्जैक्टली ये क्या है? संज्ञा के बदले प्रयोग होना। तो हमें क्या देखना चाहिए कि जो संज्ञा के बदले प्रयोग हो रहे हैं वो सर्वनाम है। तो संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्दों को ही हम लोग क्या कह देते हैं? सर्वनाम कह देते हैं, जो संज्ञा के बदले प्रयोग होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि संज्ञा के बदले कुछ प्रयोग करने की जरूरत ही क्यों पड़ी सर? जब संज्ञा खुद अपने आप में था तो उसके बदले में हमें कुछ प्रयोग क्यों करना पड़ा? तो संज्ञा के बदले प्रयोग इसलिए करना पड़ा क्योंकि जैसे आप एग्जाम्पल के लिए इस बात को ऐसे समझिए कि कलुआ बहुत सुंदर बालक है, वह अपने माता पिता अपने गुरुजनों का बहुत सम्मान करता है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, स्कूल से घर आकर वह अपना होमवर्क पूरा करता है, फिर वह खेलने जाता है, तत्पश्चात आकर भोजन करके पढ़ाई करके सो जाता है। ये बात कितनी नपी तुली सी लग रही है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड सी महसूस करा रही है। लेकिन अगर इसी बात को हम ऐसे कहें कि कलुआ बहुत सुंदर बालक है, कलुआ अपने माता पिता का बहुत सम्मान करता है, कलुआ प्रतिदिन स्कूल जाता है, अपने गुरुजनों का सम्मान करता है, कलुआ स्कूल से घर आकर अपना होमवर्क पूरा करता है, कलुआ फिर खेलने जाता है, घर आकर पढ़कर कलुआ सो जाता है, तो आपको इस बात में ऐसा लगेगा जैसे बार बार कलुआ को प्रमोट ही किया जा रहा है उसका नाम ले लेकर, और बार बार एक नया वाक्य प्रयोग किया जा रहा है, यह किसी एक के बारे में बात नहीं हो रही है ना। इसीलिए मतलब भाषा के अपने सही स्वरूप को बनाए रखने के लिए, यानी भाषिक स्वरूप में कोई विशेष गंदगी ना घुस जाए, कोई परिवर्तन ना आ जाए, इसलिए बहुत जरूरी था कि हम इसको लेके आए। और जब लेके आए तो इसकी संख्या सुनिश्चित की गई, नहीं तो ये भी तो संज्ञा की तरह इस्तेमाल होने लगता। तो इसकी संख्या को सुनिश्चित करके इसकी संख्या 11 बताया गया, है ना। और इसके भेद कितने बताए गए? तो बार बार हम लोग इस चीज को बहुत कायदे से पढ़ ही चुके हैं। तो इसके भेद बताए गए 6 और संख्या बताई गई 11। अगर आपसे कोई पूछ ले कि संख्या कौन कौन सी है, तो आप लोग याद रखिएगा, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कुछ, कोई, कौन, क्या। तो ये जोड़ लीजिए जरा सा, 11 हो गए क्या? 4 4 8 3 11, ठीक है। तो इसकी संख्या कितनी हो गई? 11। ये आपको याद होना चाहिए। अब चाहे इसको तो एक गीत बना लीजिएगा, मैं, तुम, आप, यह वह जो सो, कुछ, कोई, कौन, क्या। ऐसे करके चाहे तो आप इसका गीत बना करके बढ़िया से गा गा करके याद कर लीजिएगा,
और नहीं तो फिर बोल चाल करके भी याद हो जाएगा। भेद 6 कौन कौन से हैं सर जी? तो एक है पुरुषवाचक, ठीक से देख लीजिए, सबके बारे में अभी बारी बारी से सवाल आते जाएंगे, चर्चा होती जाएगी। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक है, फिर दूसरा निश्चयवाचक, फिर है प्यारे अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, फिर है निजवाचक। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, निज, प्रश्न और संबंध बोधक। चाहे वाचक कह दीजिए चाहे बोधक कह दीजिए, बात एक ही है। तो ये 6 भेद हो गए, हम इन पर भी अभी चर्चा करेंगे। तो पहले सवाल का सटीक उत्तर आप लोगों को मिल गया होगा। पहले सवाल का सटीक उत्तर क्या हो जाने वाला है दोस्त आपके सामने? पहला सवाल स्पष्ट रूप से कहता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही क्या कहा जाता है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वही सर्वनाम कहलाते हैं। ना तो ये क्रिया के बदले आते हैं, विशेषण के स्थान पर नहीं आते, क्रिया विशेषण के स्थान पर भी नहीं आते। सवाल नंबर 2 देखिएगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसी के बारे में चर्चा की और समझाया। मैं कह रहा हूं ना कि जिन बच्चों को सर्वनाम नहीं आता वो इस क्लास को इत्मीनान से देख लीजिए। 40 मिनट में आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो, सर्वनाम यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। कह रहे हैं कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो बहुत स्पष्टीकृत रूप में आपके सामने रखा गया है 12, 10, 11, 9। तो आपको अभी मैंने बताया कि कितने हैं, 11 हैं। कौन कौन से हैं एक बार फिर से मैं लिखूंगा ताकि आपको याद हो जाए। तो क्या हो जाएगा? मैं, तुम, आप। गीत आप लोग मेरे साथ ही गा लीजिए, हो सकता है मैं थोड़ा सा बेसुरा हूं, लेकिन आप लोग सुर में गा लीजिए। मैं, तुम, आप, यह वह जो सो, कुछ, कोई, कौन, क्या। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये है कुल कितने सर्वनाम है? तो 11 सर्वनाम आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अब आपके सामने सवाल नंबर 3 है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। हमने इस तरह के सवाल रखे हैं कि एक एक चीज खुद ही क्लियर हो जाएगी। कितने भेद हमने बताए? 6 भेद बताए। अभी आगे चल के जब सवाल आएगा तो हम प्रत्येक सवाल के एक एक भेद पर बात भी करते हुए बढ़ेंगे आगे। 4 नंबर सवाल देखिए। जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने सुनने वाले के स्थान पर किया जाता है उन्हें किस सर्वनाम से जाना जाता है? तो कह रहे हैं जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने सुनने वाले के स्थान पर किया जाता है उन्हें किस सर्वनाम के रूप में जाना जाता है? संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक या पुरुषवाचक। तो जिन सर्वनामों का प्रयोग हम कहने सुनने वाले के स्थान पर करते हैं उसको कैसे देखते हैं? देखिए एक एक के बारे में सुन लीजिए जरा सा। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। जब कभी भी आपसे कोई पूछ ले पुरुष कितने प्रकार के, तो सर्वनाम में पुरुष आप लोग बताइएगा 3 प्रकार के। एक आपका होता है उत्तम पुरुष। क्या बताएंगे? एक आपका होता है प्यारे उत्तम पुरुष, एक आपका होता है मध्यम पुरुष, एक आपका होता है अन्य पुरुष। तो एक उत्तम, एक मध्यम और एक अन्य पुरुष होता है। उत्तम पुरुष के अंतर्गत क्या क्या आता है? उत्तम पुरुष में आपका आ जाएगा मैं, यानी वक्ता। उत्तम पुरुष कौन होता है? वक्ता, कहने वाला, या फिर लेखक जो लिख रहा है, जो कह रहा है, वही उत्तम पुरुष है। और मैं, अगर मान लीजिए कई सारे लोग आपसे बात कर रहे हैं, कई सारे लोग कोई बात कह रहे हैं, तो हम हो जाएगा, यानी बहुवचन रूप हो जाएगा। मध्यम में कौन आ जाएगा? मैं किससे बात करूंगा? तू मेरी बात सुन, तू, इसमें तू आ जाएगा। तुम मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनिए। आपको आदर सूचक सर्वनाम की श्रेणी में रखा जाता है। आदर सूचक सर्वनाम, ये तू जो है ये सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाला सर्वनाम होता है। इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए, ये सदैव एक वचन के रूप में प्रयोग होता है और ये प्रेम की भाषा के रूप में देखा जाता है। मतलब इसको किस रूप में देखा जाता है? प्रेम के रूप में, प्रेम की भाषा के रूप में देखा जाता है। भैया टू का मतलब ये हुआ कि बहुत प्रेम
करते हैं हम, जिससे उसको या अपने से छोटों को या फिर ईश्वर के लिए हम इसका प्रयोग कर लेते हैं कि मैं तुझसे कितनी बार बोला, मैं रोया तेरे सामने आकर लेकिन तूने मेरी बात नहीं सुनी, मेरी अर्जी नहीं सुनी। इस तरह तू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और अन्य में आ जाएंगे तो मैं और तुम मिलकर के किसकी बात कर रहे हैं, यह, वह, ये, वे या वो, इनके विषय में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। निश्चय में क्या आता है, किसी चीज के निकटवर्ती अथवा दूरवर्ती होने का बोध होता है। अगर कोई चीज हमारे निकट है, निकटवर्ती और दूरवर्ती बहुत कायदे से समझिएगा, निकटवर्ती होने का और दूरवर्ती होने का बोध होता है। किसका बोध होता है, निकटवर्ती या दूरवर्ती होने का। देखिए यहां से निकटवर्ती होने का और दूरवर्ती होने का बोध होता है, यानी कोई चीज हमारे निकट है और कोई चीज हमसे दूर है, उसका बोध कराता है ये। तो अगर कोई चीज निकट है तो कैसे, यह और वह के रूप में, अगर दूर है, सॉरी माफी चाहूंगा, निकट है तो यह और दूर है तो वह के रूप में आएगा। जैसे यह कलम मेरी है और जिससे आप लिख रहे हैं वह कलम तुम्हारी है। ठीक है, जैसे मेरे पास कोई चीज़ रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मोबाइल फ़ोन है, ये मेरे पास है, मैं चला रहा हूँ इसको, भाई साहब हाँ 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 जी, हेलो हेलो हेलो, यह मोबाइल मेरा है, यह मोबाइल तुम्हारा है। बात समझ में आया। तो कोई चीज़ अगर मेरे नज़दीक है तो वह निकटवर्ती, अगर दूर है तो दूरवर्ती का प्रयोग कर लेते हैं। ऐसे ही अनिश्चयवाचक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। किसी चीज के निश्चितता का बोध ना हो पाए तो अनिश्चयवाचक कह देते हैं। अच्छा, निश्चितता का बोध नहीं हो पाया तो सर्वनाम में इसका इस्तेमाल किस रूप में हो रहा है, जब किसी चीज की निश्चितता का बोध नहीं हो पाया तो कैसे प्रयोग हो रहा है ये, किस प्रकार से, तो जब निश्चितता का बोध ना हो पाए तो हम कुछ और कोई का प्रयोग करते हैं। ये कुछ कैसे आता है और कोई कैसे आता है, जरा देखिए। कुछ का प्रयोग किस रूप में करते हैं और कोई का प्रयोग किस रूप में करते हैं। यानी कुछ का प्रयोग हम लोग करते हैं कैसे, वस्तु बोधक के रूप में। वस्तु बोधक होता है, कैसे होता है, वस्तु बोधक होता है। और सुनिए, अगर कोई का प्रयोग करते हैं तो कैसे होता है, व्यक्ति बोधक होता है। कैसा होता है प्यारे, व्यक्ति बोधक होता है ये व्यक्ति बोधक होता है। बात समझ में आई। ऐसे ही संबंध बोधक में संबंध को दर्शाते हैं किसके माध्यम से, जो और सो के माध्यम से। अभी मैंने जिन 11 सर्वनामों की आपसे चर्चा की, अब वो सारे सर्वनाम किसके किसके अंतर्गत आते हैं, इन्हीं चारों विकल्पों से आपको मामला क्लियर हो गया होगा। तो जिन सर्वनामों का प्रयोग हम कहने सुनने वाले के स्थान पर करते हैं उनकी जगह पर क्या लगा दिया जाता है, तो जब कहने सुनने वाले के स्थान पर इसका प्रयोग करेंगे तो कहने सुनने वाला जो स्थान होता है वो पुरुषवाचक का होता है ना। पुरुषवाचक के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, कहने सुनने वाला ये सर्वनाम होता है। तो यहीं से परिभाषा भी होती चलेगी क्लियर कि जिन सर्वनामों का प्रयोग हम कहने के लिए, सुनने के लिए, यानी वक्ता या श्रोता के लिए, या वक्ता और श्रोता मिलकर के जिसके विषय में बात कर रहे होते हैं उसके लिए करते हैं, तो अन्य पुरुष हो जाता है। गॉट इट, क्लियर है मामला। चलिए, तो यहां पर डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 5 पर गौर करिएगा। तो तुम, तेरा, ये सब कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है भाई साहब। इसने ये तो बता दिया कि पुरुषवाचक है, तो पक्की बात है, इस पे तो विचार ही नहीं करना है कि इसने तो ये तो क्लियर कर दिया कि पुरुषवाचक तो है ही, पुरुषवाचक तो खुद ही बता दे रहा है। अब आपको बताना है कि उत्तम है, ये अन्य है, ये मध्य है, या फिर ये सर्वोत्तम पुरुष है। अगर आप थोड़ी देर पहले अगर विचार करें और थोड़ी देर पहले के मुद्दे पर देखें तो हमने आपको पुरुषवाचक सर्वनाम केवल 3 ही रूपों में बताया है। एक तो वक्ता यानी बोलने वाला, यानी जो कहने वाला या बोलने वाला है, कहने वाला या बोलने वाला है। जो कहने वाला है या बोलने वाला है, ठीक है, ये वक्ता है। और जो श्रोता है, जो सुनने वाला है, श्रोता कौन है, जो सुनने वाला है, सुनने वाला है। या फिर इसी में पाठक गण भी आते हैं, जैसे यहाँ पर लिखने वाला या लेखक भी आता है।
या लेखक कह दीजिए। तो भैया श्रोता सुनने वाला, और ये दोनों मिलकर के जिसके विषय में बात करें वो आपका हो जाता है अन्य पुरुष। ये सब तो मैंने बता दिया है, तो आंसर क्या होना चाहिए? ये सब सर्वोत्तम पुरुष हो सकता है क्या? क्योंकि हमने आपको बताया 3 ही पुरुष होते हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य। ठीक है, उत्तम में क्या आता है? मैं आता है और हम आते हैं। ठीक है, और मध्यम में क्या आता है? तू आता है, तुम आता है, आप आता है। ठीक है, अन्य में क्या आता है? यह, वह, ये, वे और वो आता है, ये सब आते हैं। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए, सर्वनामों के साथ कारक का अनुप्रयोग होता है, इस बात को बहुत कायदे से समझ लीजिए। एक पेज लेकर के मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, कारक, बिना कारक के बहुत सारी चीजें आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे। कारक क्या होता है? तो जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है वही कारक कहलाते हैं। स्पष्ट है मामला ना? जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध हो वही क्या है? कारक है। तो क्रिया से सीधा संबंध हो जिसका, एकदम साफ साफ बताया है इन्होंने कि क्रिया से सीधा संबंध हो जिसका वही क्या हो जाते हैं? क्रिया से सीधा संबंध हो जिसका वही हो जाते हैं कारक। अच्छा भैया, एक बात और समझो, क्रिया से जिसका सीधा संबंध हो तो ये होते कितने हैं? 8 कारक बताए जाते हैं हिंदी में, 8 कारक। और कारकों के साथ लगने वाले चिन्ह को हम विभक्ति या परसर्ग की संज्ञा देते हैं। क्या कहते हैं? इसके साथ लगने वाले चिन्ह को ही हम विभक्ति कह देते हैं या तो परसर्ग कह देते हैं। ठीक है, ये कौन कौन से हैं? तो कहा जाता है कर्ता, कर्म च करण, कर्ता, कर्म च करण, संप्रदान तथैव च अपादानाधिकरणे, अपादानाधिकरणे इत्याहुकारकाणि षट्। तो भैया, कर्ता, कर्म च करण, संप्रदान तथैव च अपादान अधिकरणे इत्याहुकारकाणि षट्। संस्कृत में इसी तरह इसकी संख्या 6, परंतु +2 करना पड़ेगा, हम तो हिंदी में पढ़ रहे हैं। और 2 में एक संबंध और एक संबोधन कारक। बहुत कायदे से समझ लीजिए, बहुत काम की बात आपको बताने जा रहा हूं। पीजीटी के इंटरव्यू में जो है यही मामला हमसे डिस्कस किया गया था कि जरा बताइए कि कारकों में जब हम इस कारक की चर्चा करेंगे, ये कारक कौन कौन सा कारक इसके अंतर्गत आएगा सर? यही पूछा गया था कि कौन कौन सा कारक इसके अंतर्गत आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आपको यही कहा गया कि कौन कौन सा कारक इसके अंतर्गत आएगा। तो मैंने बताया कर्ता के साथ क्या लगेगा? ने लगेगा। कर्ता होता है किसी क्रिया को क्रियान्वित करने वाला। ठीक है, और उसी तरह से कर्म, कर्म के साथ क्या लगेगा? को लगेगा। करण के साथ क्या लगेगा? से लगेगा। संप्रदान को या संप्रदान के लिए कारक पढ़ाएंगे तो उसमें हम और डिटेल में जाकर के बात करेंगे कि कौन कौन सा कारक कब कब लगा दिया जाता है। आप लोग कमेंट करिएगा तो उसी हिसाब से हम किसी दिन कारक की भी एक वीडियो बना करके ऐसे ही आप लोगों के लिए अपलोड कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही अपादान की बात करेंगे तो अपादान के साथ क्या लगता है? से, है ना? कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये वाला जो अपादान के साथ से लग रहा है, करण के साथ से लग रहा है, इन दोनों में क्या अंतर है? मैंने कई बार अपने लाइव वीडियोस में इसकी चर्चा किया है। जो बच्चे सीखो सीरीज को रेगुलर बेसिस पे 10 बजे देख रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए, 10 बजे रेगुलर लाइव मेरी ये सीखो सीरीज चल रही है, लाइव चल रही है, लाइव। आज आप इसको वीडियो सेक्शन में देख रहे हैं, अदरवाइज ये लाइव सेक्शन में आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती है। ठीक है, तो मैंने बताया था, और ये आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि करण के साथ लगने वाला से और अपादान के साथ लगने वाला से दोनों में क्या अंतर समझते हैं आप। अधिकरण हो जाएगा में, पै, पर, के ऊपर, के भीतर। ठीक है, संबंध का, के की, रा रे री, और संबोधन क्या हो जाएगा? हे, अरे, अहो, अजी, अजी सुनते हो वाला अजी। ठीक है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में एकदम जा करके जगह बना चुकी होंगी। अब अगर इसने जगह बना लिया है तो अब मुझे समझाना क्या था, हम ये बात करने क्यों आए, ये बात कहाँ से होने लग गई? पढ़ रहे थे अच्छा भला सर्वनाम, ये कारक कहाँ से कूद पड़ा? सर देखिए, अगर आपको कर्ता के साथ लगने वाला
जो कि यहाँ उत्तम पुरुष के रूप में जो मैं पढ़े थे, उसके साथ कर्ता के साथ लगने वाला अगर ने लगा दिया जाए तो यही मैं क्या बन जाएगा, मैंने। बात समझ में आया। यही अगर तू के साथ लगा दिया जाए तो बन जाएगा तुमने। फिर कर्म के साथ लगा दिया जाए तुमको, तुमसे, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। क्या समझे आप? यानी सर्वनाम में कारक लगते हैं। कितने कारक लगते हैं, कौन कौन से? संबोधन को छोड़कर से सभी 7 कारकों का प्रयोग हम सर्वनाम में करते हैं। और ये सवाल कुछ इसी टाइप का था। देखिए कहाँ गया, आगे वाला सवाल था, ये था। काहे काहे दिक्कत हो रही है यार इतनी। हाँ, तू, तुम और तेरा, तो तुम से ही तेरा बन गया था यहाँ पे। तू तुम मध्यम पुरुष होते हैं और ये मध्यम पुरुष के ही अंतर्गत आएंगे, जबकि आपने कहा कि सर तू, तुम और आप आपने बताया था, इसमें तो तेरा आया है, तब भी मध्यम पुरुष ही होगा, है ना। तुमसे तेरा बन गया है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? ठीक है, चलिए। 6 नंबर सवाल, निजवाचक सर्वनाम का उपयुक्त वाक्य है। क्या कह रहा है? निजवाचक सर्वनाम का उपयुक्त वाक्य है। तुम्हें उसकी कहानी नहीं पता, देखो तो कौन आया है। वह एक सूखती हुई नदी है, आप अपने भाई को लेकर आओ। निजवाचक सर्वनाम बताना है दोस्त, बताइए। निजवाचक सर्वनाम। देखिए मेन गेम तो निजवाचक सर्वनाम का ही है, जहां पर आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। आइए आपको समझा देता हूं। निजवाचक सर्वनाम की जब बात करेंगे तो जहां पर निज यानी स्वयं के विषय में बात होती है, निजवाचक सर्वनाम यानी जहां पर स्वयं के बारे में बात हो। निजवाचक सर्वनाम के बदले में हम स्वयं, आप, खुद, इन सब का प्रयोग कर लिया करते हैं। गॉट इट? इन सब का प्रयोग कर लिया करते हैं। तुम्हें उसकी कहानी नहीं पता, ये निजवाचक सर्वनाम का वाक्य नहीं है। देखो तो कौन आया है, बिल्कुल नहीं। यहाँ कौन है, तुम्हें उसकी कहानी नहीं पता, वह एक सूखती हुई नदी है, तो वह आप अपने भाई को लेकर जाओ। तो यहाँ आप अपने मतलब आप स्वयं के लिए आया है यहाँ पर, तो यहाँ डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। मैं इसका एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप एक अनुमान करिए कि आप जिस गली मोहल्ले में रहते हैं, उसी गली मोहल्ले में आप किसी को बहुत पसंद करते हैं। वो बाहर निकली है और आप भी बढ़िया उस समय बुलेट उलेट लेके निकले हैं और आपने उसको ऑफर किया कि आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ, बदले में उसने जवाब दिया है वाह। ठीक है, जानकार बालक हैं आप लोग। आप रहने दें, आप ही चली जाओ। तो यहां पर जवाब दिया है जिसने, सामने वाले ने, आप रहने दें। यहां कौन सा आप है?
यहां पर आपको पुरुषवाचक आप दिखेगा, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है प्यारे। कौन सा वाला पुरुषवाचक है सर? ये उत्तम है क्या? उत्तम में तो आप आता ही नहीं है। ये क्या है? मध्यम पुरुष है। अच्छा, आप ही चली जाऊंगी, ये आप ही क्या है सरकार? ये आप ही क्या दर्शाता है? मैं आप ही चली जाऊंगी, ये आप ही क्या दर्शाता है? ये आप ही क्या दर्शाता है? स्वयं को दर्शाता है। मैं खुद चली जाऊंगी, इसकी जगह पर खुद लगा के देख लीजिए, ठीक है। अपने आप चली जाऊंगी, ये अपने आप के अर्थ में प्रकट होता है, तो यहां पर ये निजवाचक है। क्या है? निजवाचक है। निजवाचक है। बात समझ में आ गई मेरे दोस्त? आइए, तो यहां पर आपका ओवरऑल काम पूरा हो चुका है। डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर, जो कि आप समझ चुके हैं क्यों। अगले पे आइए, 7 नंबर सवाल। निम्न में से निश्चयवाचक सर्वनाम बताइए। निश्चयवाचक सर्वनाम मैं आपको बता चुका हूं, जहां पर किसी चीज के निश्चितता का बोध हो। कोई चीज मेरे पास है, मुझसे दूर है, इस बात की निश्चितता का बोध जहां से होता हुआ दिखे, वो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। कहां से हो रहा है? यह से, कौन से, क्या से, कुछ से। कुछ का प्रयोग हमने आपको कहां बताया था? कमेंट करिए। कुछ, कोई, कुछ, कोई, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक, गॉट इट? अनिश्चयवाचक। और क्या? प्रश्नवाचक। कौन? कौन है जो मुझे नहीं जानता? प्रश्नवाचक। यह और वह, इसी का बहुवचन रूप ये और वे भी इस्तेमाल हो सकता है। ये निश्चयवाचक है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अगला देखिए, 8 नंबर। ऐसा ना हो कि कोई आ जाए वाक्य में कोई क्या है। अभी तो यहां पर देखिए अंडरलाइन लगा दिया है, कई बार वाक्य में अंडरलाइन नहीं लगाता, और जब सर्वनाम बिना अंडरलाइन के पूछे जाते हैं तो बड़े खतरनाक हो जाते हैं। बिना अंडरलाइन वाला सर्वनाम बड़ा खतरनाक सर्वनाम होता है। खैर, आंसर करिए आप लोग, क्या हो जाएगा भाई? बताइए भाई। भाई बड़ी क्लियर सी बात है कि ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, और मैंने आपको कुछ और कोई का प्रयोग कहाँ बताया था? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए बताया था। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कुछ और कोई का प्रयोग करता हुआ आता है। और ये दोनों के लिए मैंने एक चीज और बताया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप केवल इतना रट करके मत चले जाइएगा एग्जाम में, क्योंकि केवल इतना काम नहीं आएगा। इन दोनों को इंटरचेंज करके इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए,
कुछ का प्रयोग हम कब करते हैं? हम वस्तु के लिए करते हैं। जैसे चाय में कुछ पड़ा है, दाल में कुछ काला है, तो ये वस्तु बोधक होता है, वस्तु का बोध कराता है। लेकिन यहीं पर जब कोई आता है तो कोई व्यक्ति बोधक होता है, ये व्यक्ति का प्रयोग करते हुए आएगा। ये देखिए, ये व्यक्ति बोधक है। क्या है? व्यक्ति बोधक है, ये व्यक्ति बोधक है। तो यहाँ पर जब आप निजवाचक की बात कर रहे थे तो अभी तो हमने निजवाचक समझा दिया कि नहीं है, संयुक्त सर्वनाम नहीं है। आप ये मत कहिए कि संयुक्त सर्वनाम कुछ नहीं होता, दो सर्वनामों का एक साथ प्रयोग संयुक्त सर्वनाम कहलाता है। सिर्फ प्रश्नवाचक सर्वनाम है क्या? नहीं, प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या आता है? कौन और क्या आता है। कौन है वहां पर? कौन है जो मुझे नहीं जानता? कौन बुला रहा था मुझे? ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा? क्या कहना चाहते हो? ये क्या है? समझ गए? ठीक है। अब वहीं अनिश्चयवाचक की जब बात करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनिश्चयवाचक कुछ और कोई, डी फॉर डेली इज द राइट आंसर। इनका हम क्रॉस इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। अगर कभी करेंगे तो बड़ा हास्यास्पद होगा, गलत होगा, वाक्य में गलत इस्तेमाल होगा वो। 9 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक संबंधवाचक, कौन सा एक संबंधवाचक, क्या संबंधवाचक सर्वनाम है? क्या है? एक संबंधवाचक सर्वनाम है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक ठो सर्वनाम जो संबंधवाचक सर्वनाम है, जरा बताइए। जो, आप, कोई, यह, कौन है जो संबंधवाचक है? बताओ प्यारे, संबंधवाचक सर्वनाम जल्दी से बताओ। संबंध के लिए मैंने आपको बताया था ना कि संबंध का इस्तेमाल हम कब करते हैं? संबंध जो, संबंध जो तो, आप नहीं, कोई नहीं, यह नहीं, जो बोओगे सो काटोगे, जितनी मेहनत करोगे उतना फल प्राप्त करोगे, जितना शांत होगे उतने सरल बन जाओगे, जितना चुप रहोगे उतनी ऊर्जा बटोरोगे। समझ में आया? ये सब आपसे पूछे गए सवाल हैं जो मैंने आपसे अभी बोले हैं और प्रैक्टिकली भी सही हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि क्यों, कब, कौन सर्वनाम के उदाहरण हैं। क्यों, कब और कौन क्या है? अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। बताओ प्यारे, क्यों, कब और कौन क्या है ये सब? आंसर करिएगा। क्यों, कब और कौन क्या है ये? बताइए। ठीक है, आंसर आ रहा है आप लोग का? समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, जितने विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर करिएगा।
ठीक है, आंसर आ गया मेरे दोस्त, क्या आ जाएगा? क्यों क्यों क्यों, कौन, प्रश्न, कब, प्रश्न है, ना तो निज है, ना निश्चय है, ना अनिश्चय है, प्रश्नवाचक है दोस्त। कौन से सर्वनाम है? प्रश्नवाचक है। ठीक है, आइए 11 नंबर, इनमें से संयुक्त सर्वनाम का एग्जाम्पल बता दीजिए। संयुक्त सर्वनाम का एग्जाम्पल कौन सा है? कोई, सब, कुछ और कुछ न कुछ, बताइए। कोई, सब, कुछ और कुछ ना कुछ, संयुक्त सर्वनाम का एग्जाम्पल बताइए। संयुक्त सर्वनाम, इनमें से संयुक्त सर्वनाम का एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा? देखिए, कोई और कुछ ये दोनों तो नहीं होगा, छांटना सीखिए। मान लीजिए बाई एनी चांस एग्जाम में हमको डायरेक्ट आंसर नहीं पता, लेकिन अगर हम छटनी कर पाए तब भी हम काफी हद तक सवाल के बड़े करीब पहुंच गए ना। तो देखिए, कोई और कुछ का प्रयोग कैसे कर रहे हैं? संयुक्त सर्वनाम बताना है, तो मौलिक सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम होता है, उसी संयुक्त सर्वनाम पूछ रहे हैं आपसे। तो कोई का प्रयोग हम कब करते हैं? अनिश्चयवाचक के लिए, अनिश्चयवाचक। कुछ का प्रयोग भी अनिश्चयवाचक। क्या सब का प्रयोग किया जाना चाहिए या कुछ ना कुछ का प्रयोग किया जाना चाहिए? संयुक्त सर्वनाम जो है वो पृथक श्रेणी का एक सर्वनाम है। हालांकि यह एक शब्द के रूप में नहीं बल्कि एक से अधिक शब्द के रूप में देखा जाता है। जब संयुक्त सर्वनाम कहा जाए तो स्वतंत्र रूप से संज्ञा शब्दों के साथ इसका प्रयोग होता है, जैसे जो कोई, है ना, कुछ ना कुछ। जैसे इस तरह का सवाल आ जाए कहीं पर, जो कोई, जो कोई मुझे नहीं जानता इधर खड़े हो जाओ, है ना, ऐसा वाला, है ना। कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसके जेब में मोबाइल फोन हो या घड़ी लेके चला आया हो तो अभी बता दे, नहीं बाद में चेकिंग होगी बहुत ही कूटा जाएगा, है ना, एग्जाम में बोला जाता है ना आपसे। बस वही वाला मसला है गुरु यहाँ। आओ 12 नंबर, साथ शब्द का, साथ शब्द का निम्न में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? साथ शब्द का प्रयोग किस रूप में नहीं किया जा सकता? तो साथ का प्रयोग हम क्रिया विशेषण के रूप में कर सकते हैं, सर्वनाम के रूप में, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक। तो साथ शब्द का प्रयोग हम कुछ भी हो सर्वनाम के रूप में नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास केवल और केवल 11 के 11 सर्वनाम है। इसके अलावा हम इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा यूज नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? अगला देखिए 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा क्या तू पुरुषवाचक के संबंध कारक का एक वचन रूप नहीं है? ले भाई साहब, ये है सवाल। सब कुछ आ गया, जैसे तू आएगा तो संबंध कारक में क्या आता है? रारेरी, काके की, माँ में मी। गॉट इट? तो तेरा, तेरी, तेरे क्या नहीं आएगा? तेरे लिए। समझ गया कि नहीं? क्या नहीं आएगा? तेरे लिए नहीं आएगा। तेरे लिए कहाँ आएगा? तो के लिए, संप्रदान के लिए कहाँ आएगा? संप्रदान कारक में। कहाँ आएगा? संप्रदान कारक में। गॉट इट? चलिए 14 नंबर सवाल, बुरा शब्द का किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? बहुत सिंपल है, इस तरह के सवाल अब आप आसानी से कर लेंगे, टैकल कर लेंगे, सोचेंगे भी नहीं और आंसर कर देंगे। क्योंकि भाई बुरा कुछ भी हो, विशेषण तो हो सकता है, संज्ञा भी हो सकता है, क्रिया विशेषण भी हो सकता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रयोग हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, बस सर्वनाम नहीं हो सकता। क्लियर हो गया? आज का 15 नंबर सवाल जो आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपको करना होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि 15वां सवाल जो है हम आपको होमवर्क के रूप में देते हैं। अपादान कारक, उत्तम पुरुष, बहुवचन होगा इनमें से। ठीक है, तो ये आंसर आपको करके देना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आज के सेशन से आपको कितने नंबर मिले हैं, यानी कि 14 में से कितने आपके सही हुए, और क्या आपने सच में सर्वनाम सीख लिया इस वीडियो से। कैसी लगी क्लास जरूर कमेंट करके बताइएगा। 10 बजे रेगुलर लाइव आएंगे, 10 बजे लाइव ये क्लास चलती है,
संडे को हम कोई ना कोई मैराथन लेते हैं, लेकिन इस बार संडे को हमारी मैराथन नहीं होगी, इस बार संडे को दूसरी मैराथन है, अन्य अन्य टीचरों की मैराथन। हर संडे को किसी न किसी टीचर की मैराथन जरूर मिलेगी आपको, तो जरूर देखिएगा मन लगा करके। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए ये देखिए, ये हमारा टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, और ये रहा हमारा इंस्टाग्राम viveksir.official के नाम से इसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर हमारे बहुत सारे हैंड रिटेन नोट्स आपको मिल जाएंगे, मैं जो भी लेख पढ़ता हूँ वो आपको जरूर भेज देता हूँ। निबंध कोई नया अगर मैं लिखता हूँ तो आपको भेज देता हूँ। किसी बच्चे का भी निबंध अगर कुछ बहुत बढ़िया लिखा हुआ होता है, क्लासिकली अगर उसने बढ़िया से एलोबरेट करके लिखा तो मैं चेक करता हूँ, तो भेज देता हूँ, देख लिया करिए, आपको आइडिया मिलेगा। ठीक है, क्लासिफाइड तरीके से अगर उसको चेक किया गया है बढ़िया से और सब कुछ ठीक मिला है जो आपके लिए ज़रूरी हो, तो रिमार्क पॉइंट के साथ मैं भेजता हूँ, देखा करिए उसको। और सारे एग्जाम के PDF और नोट्स भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, विद आंसर मिल जाएंगे। और साथ में अगर आपको कोई बातचीत करनी है बैच के रिगार्डिंग या बैच के किसी ऑफर के संबंध में, तो जैसे कुछ न कुछ ऑफर आपको हमारी तरफ से भी बीच बीच में दिया जाता है ना, तो आपको यहाँ से डिटेल मिल जाएगी, तो आप उसको भी देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। बैच को कैसे देखना है सर? बैच ज्वाइन करने के लिए गूगल पे जाइएगा, स्टडी IQ सर्च करिएगा, बेस्ट ऑनलाइन कोर्स पे जाइएगा। बेस्ट ऑनलाइन कोर्स पे जाएंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। स्टेट PSC पर जाइए, उत्तर प्रदेश पर जाइए, आपको हमारा आरंभ बैच, अभ्युदय बैच, UP PCS का प्रीलिम्स का क्रक्स, आलेखन बैच मिल जाएगा, जो कि आंसर राइटिंग का बैच है। जो बच्चे आंसर राइटिंग सीखना चाहते हैं, अभी से तैयार होना चाहते हैं आंसर राइटिंग में, वो आंसर राइटिंग की बैच ले लें। RO का फाउंडेशन बैच आप ले सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे UP PCS का प्रीलिम्स लेना चाहते हैं वो प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज ले लीजिए, और टेस्ट सीरीज अगर नहीं लिया है तो जरूर ले लीजिए। और हमारा इंडिविजुअल बैच जो बच्चे लेना चाहते हैं, तो ये मेरी मेंस की एक बैच है, आपको BK लाइव कोड लगा करके 3000 रुपये में मिल जाएगी, तो ये आप ले सकते हैं। ये बैच में हमने आपको व्याकरण पढ़ा रखा है, निबंध पढ़ा रखा है, और गद्य खंड इत्यादि सब पढ़ा रखे हैं। ठीक है, पूरा अच्छे से सारी चीज़ें कंप्लीट कराया है मेंस के रिगार्डिंग और प्रीलिम्स के रिगार्डिंग। यहाँ पर आपको BO के लिए रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगी इस समय, तो आप इसको भी ले सकते हैं। ठीक है, BK लाइव कोड लगा करके कोई भी बैच आप लेते हैं तो बहुत कम शुल्क में आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको अभ्युदय बैच चाहिए, आप अभ्युदय बैच पे गए, इसके डिटेल में चले जाइए, पता चल जाएगा क्या क्या मिलेगा। देखिए हमारे बैच में आपको 20 बुक्स का सेट भेजा जाएगा। ये किताबें आपके लिए बहुत कारगर साबित होती हैं। ये सारी किताबें आपके घर पे जाएंगी। ये किताबें उत्तर लेखन के बिहाफ पर, आंसर राइटिंग के बिहाफ पर और NCERT पैटर्न पर लिखी गई हैं। इसको पढ़ने के लिए आपको NCERT पढ़ना जरूरी नहीं है, उसके सारे कंटेंट यहाँ पर हैं। आंसर राइटिंग की भाषा में लिखा गया है, इसको पढ़ेंगे तो आंसर राइटिंग में अपने आप प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, ये सब आपके घर जाएंगी। 1100 घंटे की लाइव क्लास, डेडिकेटेड मेंटोरशिप, मंथली करंट अफेयर की मैगजीन, IGP प्रोग्राम, और प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाले हर बच्चे का पैसा वापस कर दिया जाएगा। प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच दिया जाएगा, प्रीलिम्स का क्रक्स दिया जाएगा, NCERT की रिकॉर्डेड बैच दे दी जाएगी, और ये सब आपको मिलेगा। एक कूपन कोड लगा दीजिए, ये जो फीस आपको अभी दिखाई पड़ रही है ना भारी भरकम सी, ये कम हो जाएगी। BK लाइव लिख दीजिए, बस BK लाइव कोड लगा करके अप्लाई कर दीजिए। आप देखिए जो फीस 15,000 थी वो 11,999, 3,000 रुपये का आपको ऑफर मिल गया है। और अगर आप प्लेटिनम पे जाएंगे तो प्लेटिनम की फीस आपको 24,000 रुपये है, 5,000 रुपये का ऑफर मिल गया, 18,999 में आपको ये बैच मिल जाएगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कोई कष्ट, समस्या, परेशानी और जेन्युइन समस्या है, तो मैं आपकी मदद के लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ, आपके लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। अगर आपकी कोई जेन्युइन समस्या है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप डालिएगा, जो मदद हो पाएगी वो मदद कर दी जाएगी, जो संभव मदद है, ठीक है, वो जरूर कर दिया जाता है। बाकी आप मेरी टीम से डायरेक्ट कॉल पर बात कर सकते हैं। मेरी टीम को एक सिंगल कॉल करिए 9289996923 पर। इस नंबर पर आप कॉल करके मेरी टीम को बता दीजिए कि हम विवेक सर का क्लास दे करके आए हैं और BK लाइव कोड लगा करके हमको बैच चाहिए। जो भी बैच आपको चाहिए BK लाइव कोड लगा करके हमको बैच दे दीजिए, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ जो भी बैच संभव हो सकेगी वो आपके लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में 10 बजे लाइव। राम राम, दुआ सलाम, हर हर महादेव।